Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaji E Academy. This is your biology class and I am your instructor, Sir Umair. स्टूडेंट्स बायो में पिछले कुछ लेक्चरों से चैप्टर नंबर 8 स्टडी कर रहे हैं हम। नाम है इसका न्यूट्रिशन। पिछली क्लास में हमने माल न्यूट्रिशन पे बात की। मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा या कोई न्यूट्रिएंट बहुत कम हो रहा है तो इस कंडीशन को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसकी दो टाइप, क्रॉनिक और एक्यूट माल न्यूट्रिशन पे बात की। और माल न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी में जो इफेक्ट होता है, जैसे कि स्टारवेशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, इन पर हमने डिस्कशन किया। आज हम बात करेंगे सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन, यानी हमारे मुआशरे में माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली है फूड इनसफिशिएंसी, खाने की कमी। देखिए बच्चों, इस दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर खाने की कमी है, फूड की इनसफिशिएंसी है। यानी वहां इतने ज्यादा लोग हैं और लोगों के हिसाब से वहां फूड नहीं पैदा हो रहा। या तो वहां एग्रीकल्चर नहीं है, या वहां रेनिंग की बारिशों का मसले हैं, या वहां पर इकोनॉमिकली अनस्टेबिलिटी है। यानी जितने ज्यादा लोग उस मुल्क में हैं उस हिसाब से उस मुल्क में फूड मौजूद नहीं है। और ऐसे मुल्क ज्यादातर इकोनॉमिकली काफी अनस्टेबल होते हैं, इनके पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं होता कि ये फिर दूसरे मुल्कों से करते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे मुल्क हैं जहाँ बारिशों से या जमीन जो है वो अनफर्टाइल है, फूड प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, लेकिन वो इकोनॉमिकली काफी स्टेबल है, तो वो दूसरे मुल्कों से, दूसरे कंट्रीज से फूड परचेज कर लेते हैं। जितने लोग हैं उनके यहाँ उतना उनके पास फूड मौजूद होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डेवलप, अंडर डेवलप कंट्रीज मौजूद हैं इस दुनिया में, जहाँ लोग बहुत ज्यादा होते हैं, आबादी बहुत ज्यादा होती है, फूड की बहुत ज्यादा कमी होती है। वहाँ फूड ग्रो नहीं हो रहा, ज़मीनें ख़राब हैं, बारिश की वजूहत से फूड की कमी होती है। और ऐसे मुल्क, वहाँ इकोनॉमिकली भी वो इतने अनस्टेबल हैं कि वो दूसरे मुल्क से फूड खरीद नहीं सकते। तो ऐसे मुल्क में फूड की इनसफिशियंसी हो जाती है, खाने की बहुत कमी हो जाती है। अब जाहिर बात है वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें खाना प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता, जाहिर है उनके अंदर फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, यानी कि उनके अंदर माल न्यूट्रिशन होगा। तो ऐसे मुल्कों के जो लोग होते हैं अक्सर इनमें माल न्यूट्रिशन डेवलप होता है। किसी में कार्बोहाइड्रेट का माल न्यूट्रिशन होता है, किसी में फैट का, किसी में जो है वो प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन होता है। वजूहत मैंने आपको बताई। ऐसे मुल्क के अंदर फूड प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ड्राउट यानी सूखा पड़ा हुआ है, सैलाब आते रहते हैं, फ्लड। जमीनें एग्रीकल्चर के लिए उनके पास नहीं है, या हैं जमीनें बट वहाँ पौधे नहीं उग सकते। या फिर एग्रीकल्चर तो वो कर रहे हैं लेकिन आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे मुल्कों में माल न्यूट्रिशन जो है वो किस सोशल प्रॉब्लम से डेवलप हो रहा है, फूड इनसफिशिएंसी से। इसी तरह पॉवर्टी, गुर्बत। बास जगहों, बास ममालिक ऐसे हैं जी वहाँ फूड है बट बहुत ज्यादा महंगा, और लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इतनी नहीं है कि वो फूड फूड जो है वो खरीद। महंगाई बहुत ज्यादा है यानी इन्फ्लेशन। गुर्बत बहुत ज्यादा है यानी पॉवर्टी। चीजें, खाना, फूड बहुत ज्यादा महंगा है जी, लोगों की इतनी इनकम नहीं है, लोग फूड परचेज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों के अंदर भी फिर जाहिर बात है माल न्यूट्रिशन का पैदा हो जाएगी। वो फूड परचेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको खाना सही प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा, उनके जिस्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन पैदा हो रहा है, उसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर पॉवर्टी। बहुत सारे मुल्क हैं जो फूड इंपोर्ट करते हैं डिमांड के हिसाब से, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। ठीक है। तो हमारे मुआशरे के प्रॉब्लम्स जिनसे हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में, लोगों में माल न्यूट्रिशन होता है, उसमें पहला है फूड की इनसफिशियंसी, उस पर बात हो गई। दूसरा पॉवर्टी, उस पर भी बात हो गई। इनइक्वालिटी, बास जगह पर, बास ममालिक में आदमी और औरत के अंदर जो है आप देखेंगे औरतों में माल न्यूट्रिशन होगा। और ये किस वजह से? एक सोशल प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी। बहुत सारे हमारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ खाने की कमी नहीं है, नो फूड इनसफिशियंसी। वहाँ पॉवर्टी भी नहीं है, महंगाई भी नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी है, वो फूड खरीद सकते हैं, गुर्बत नहीं है। फिर भी वहाँ हम देखते हैं औरतों में माल न्यूट्रिशन। वाई? बिकॉज ऑफ द थर्ड सोशल फैक्टर, इनइक्वालिटी।
वहाँ के लोग जो हैं वो ज्यादातर बॉयज को प्रेफर करते हैं गर्ल्स को। ये जो बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, इन्हें अपनी लाइफ के शुरू के 10 सालों में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है चाइल्डहुड में। इन 10 सालों में दोनों को एक जैसा न्यूट्रिएंट चाहिए। बट वहाँ उन मुल्कों में बॉयज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है गर्ल्स के ऊपर। बॉयज के उन 10 सालों में उन्हें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है, उनको अच्छे से अच्छा खिलाया जाता है, तो बॉयज जो है उनमें माल न्यूट्रिशन नहीं होता। बट गर्ल्स जो है वो लेस प्रेफर की जाती है, उनकी गजा पे इतना ज्यादा फोकस, इतना ज्यादा ध्यान नहीं लगाया जाता, और औरतों में फिर वहाँ माल न्यूट्रिशन होता है। ये कहलाती है इन इक्वेलिटी। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन की वजह से आपके इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो जाते हैं। जाहिर है आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो आपको, जो बाहर पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनसे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, आपको बीमारों से बचाता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम भी आपकी बॉडी का पार्ट है। इम्यून सिस्टम को भी काम करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। माल न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आपकी ग्रोथ इफेक्ट करती है, आपके फंक्शंस पर इफेक्ट करते हैं। तो जाहिर है आपके फंक्शंस इफेक्ट करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी इफेक्ट करेगा। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से अक्सर लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम इफेक्ट कर जाता है। अब उनमें बीमारियों से फाइटिंग की जो एबिलिटी है, जो रेसिस्टेंस है, वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी बड़ी बीमार होते रहते हैं, काफी बीमार होते हैं। ये कहलाता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब बच्चों बात करते हैं माल न्यूट्रिशन से ही आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब प्रोटीन से, एनर्जी से जो माल न्यूट्रिशन होते हैं उन पर जरा डिटेल में बात करते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए या आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाए, इसे कह रहे होते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इट इज द कंडीशन ऑफ लैकिंग ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी इन द बॉडी। आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है? प्रोटीन की। या फिर आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है? एनर्जी की। तो हम इससे कह रहे हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं, गरीब कंट्रीज हैं बहुत सारे, वहाँ जो बच्चे होते हैं उनको सही ग़िज़ा नहीं दी जा रही। उनकी ग़िज़ा में प्रॉपर मिकदार में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रॉपर मिकदार में प्रोटीन नहीं है। ऐसे लोगों, ऐसे मुल्कों के जो बच्चे होते हैं, फिर उनके अंदर जो है वो एनर्जी की कमी हो जाती है, उनके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, यानी उनके अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। इवन पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, गरीब हैं, फूड कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ बच्चे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले पा रहे। बच्चों की डाइट में कार्बोहाइड्रेट और बच्चों की डाइट में प्रोटीन की कमी है, और उन बच्चों को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। अब बच्चों को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अगर चिल्ड्रंस में डेवलप हो जाए, बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए या बच्चों में एनर्जी की कमी हो जाए, तो इससे कुछ बीमारियां डेवलप होती हैं। इससे क्या होता है? इससे कुछ डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। जैसे एक डिसऑर्डर डेवलप होता है केवियोशकर। केवियोशकर एक डिसऑर्डर है जिसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है जी बच्चों के अंदर, और बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन अ सिवियर फॉर्म इज कॉल्ड केवियोशकर। बहुत ज्यादा अगर जिस्म के अंदर प्रोटीन की कमी है, यानी बच्चे ऐसी डाइट खा रहे हैं उसमें समझ लें प्रोटीन है ही नहीं, तो अब बच्चों में बहुत ज्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है। इस डिसऑर्डर को हम केवियोशकर कहते हैं। इससे, इस केवियोशकर में बच्चों के अंदर एडीमा हो जाता है। एडीमा क्या हो जाता है? एडीमा क्या होता है? जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, और इन बच्चों में बॉडी टिश्यूज के अंदर ये जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में स्वेलिंग होने लग जाती है, इनका पेट काफी ज्यादा बाहर आ रहा होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं इडीमा। इसी तरीके से प्रोटीन की कमी से इनके जिस्म में ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट करता है, इनका पेट काफी स्वेल हुआ हुआ आपको नजर आएगा। ये है कंडीशन कैवियोस। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां बच्चों को ऐसी खुराक दी जा रही है जहां, जिसमें प्रोटीन नहीं, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई है। एक्सट्रीम सिवियर फॉर्म है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का, इसको कह रहे हैं कैवियोस। बॉडी टिश्यूज के फ्लूइड में एक्सेस ज्यादा ज्यादती हो गई है, जिससे बॉडी में जगह जगह सूजन हो जाती है। बॉडी के किसी पार्ट को प्रेस करें वो दब जाएगा, इतनी सूजन हो जाती है, थोड़े थोड़े बाद वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा।
इसको कहते हैं इडीमा। प्रोटीन की कमी से बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस खराब हो गया, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गट होता है, जो पेट होता है, वो बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है, इसे कह रहे हैं कैवियोशकर। इसी तरह प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से एक और बड़ा मशहूर डिसऑर्डर डेवलप होता है बॉडी में, उसे कहते हैं बच्चों में मरासमस। यहाँ पर एनर्जी का डिफिशियंसी हो रहा है, यानी बच्चे ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें एनर्जी वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज्यादा कम है। तो अब बच्चों के अंदर एनर्जी की इंतहाई ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है, इसको कह रहे होते हैं हम मरासमस। इसमें बच्चों का बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, बच्चों के जितने भी बॉडी में मसल्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, बस स्केलेटन उसके ऊपर खाल यानी ना होने के बराबर बॉडी के मसल्स। बहुत ज्यादा वजन में कमी हो गई, बॉडी के तमाम मसल्स तकरीबन वेस्ट हो गए मरासमस के अंदर। ये वैसे तो अडल्ट में भी हो सकता है, एडोलेसेंस की स्टेजेस में भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर या यूं कह लें आप खतरनाक जो होगा वो बच्चों में माना जाएगा। बच्चों में अगर एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट्स की इंतहाई कमी हो तो जो मरासमस डेवलप होता है वो बड़ा सिवियर होता है। बच्चों के बॉडी में बिल्कुल ना मसल्स नहीं होते, बहुत ज्यादा जो है वो वेट कम हो जाता है, बॉडी का फैट भी रिड्यूस हो जाता है बच्चों के टिश्यूज में, लेकिन स्वेलिंग यानी वो इडीमा नहीं होगा। जो क्वेवियोस्कर में एडिमा हो रहा था वो मेलास्मस में आपको नहीं मिलता। अब इन दोनों डिसऑर्डर्स को अगर हम तरह कंपेयर करें, क्वेवियोस्कर को मेलास्मस को, तो क्वेवियोस्कर जो है वो प्रोटीन की बहुत ज्यादा सिवियर डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा कमी है प्रोटीन की, तो क्वेवियोस्कर है। और अगर एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी है जिस्म में तो मेलास्मस है। क्वेवियोस्कर में एडिमा हुआ हुआ है, टिश्यूज का जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा हुआ हुआ है, जिससे बॉडी के टिश्यूज के में सूजन हुई हुई है, दबाएं उस हिस्से को दब जाएगा, फिर थोड़ी बाद वापस सीधा हो जाएगा, इसको कहते हैं इडीमा। क्वेवियोस्कर में इडीमा होता है जबकि मरासमस में इडीमा नहीं होता। क्वेवियोस्कर के अंदर जो फैट की लेयर होती है जिस्म के अंदर स्टोर हुई होती है खाने स्किन के नीचे, वो कम तो जरूर होती है लेकिन खत्म नहीं होती, मौजूद रहती है। यानी हड्डियों के बाद मसल्स मसल्स की तो बहुत खैर कमी, और जो फैट है वो होगा लेकिन बहुत कम होगा, जबकि मरासमस में फैट की लेयर बिल्कुल खत्म हो जाती है, बॉडी में से फैट बिल्कुल एब्सेंट, क्योंकि एनर्जी की कमी है, फैट होगा तो एनर्जी है। इसी तरह केवियोस्कर में जो बच्चे होते हैं उनके बाल काफी पतले हो जाते हैं, जबकि मरासमस में बालों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बालों का ताल्लुक प्रोटीन से होता है। केवियोस्कर में प्रोटीन की डिफिशियंसी है, लिहाजा बाल पतले हो गए, जबकि मरासमस में एनर्जी की डिफिशियंसी है, प्रोटीन का इतना इशू नहीं है, तो इसलिए बाल जो है वो नॉर्मल होते हैं। केवियोस्कर में जो लीवर होता है काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और काफी फैट स्टोर हुआ होता है उसमें, जबकि मरासमस में लीवर में कोई फैट स्टोर नहीं होता। तो दोनों डिसऑर्डर में काफी ज्यादा फर्क है। अब बात करते हैं मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर की। अभी हमने प्रोटीन की डिफिशियंसी या एनर्जी की डिफिशियंसी, ये दो कौन से डिसऑर्डर्स हो रहे हैं वो हमने पढ़े, क्वेवियोस्कर और मरासमस। अब देखते हैं कि जिसम में मिनरल्स की अगर डिफिशियंसी है तो फिर कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो अगर आपके जिसम में माल न्यूट्रिशन है मिनरल्स का, मिनरल्स की डिफिशियंसी है, मिनरल्स की कमी है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। पहला है क्वाइटर। आपको मैंने बताया था जब हमने मिनरल्स पढ़ा, आयोडीन पढ़ा, आपके गले में थायराइड ग्लैंड होते हैं, ये एक हार्मोन बनाते हैं, इसको हम कहते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन बनाने के लिए आपकी बॉडी को एक मिनरल चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं आयोडीन। आप खाने से आयोडीन हासिल करते हैं, आपका थायराइड ग्लैंड फिर इस आयोडीन की मदद से थायरोक्सिन बनाता है। ये थायरोक्सिन बच्चों में ग्रोथ प्रॉपर रखता है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रखता है, बड़ों में भी यही होता है। अब अगर बड़ों में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए, आयोडीन का माल न्यूट्रिशन हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, तो फिर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बनाते, बल्कि इनमें सूजन हो जाती है, ये काफी बड़े हो जाते हैं, सूज जाते हैं। इस कंडीशन को क्वाइटर कहा जाता है। डायग्राम में आप देखें थायराइड काफी स्वेल किया हुआ है, काफी एनलार्ज हुआ है। तो ये कौन सी मिनरल का डिफिशियंसी है? आयोडीन। अगर आपके जिस्म में आयोडीन की कमी है तो फिर थायराइड ग्लैंड, जाहिर है आयोडीन से थायरोक्सिन बनाते हैं, अब आयोडीन ही नहीं है तो थायरोक्सिन कम बनेगा या नहीं बनेगा। और थायराइड ग्लैंड अगर थायरोक्सिन ना बनाए तो उनमें स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द क्वाइटर। अगला है एनीमिया।
आपके खून में कुछ सेल्स होते हैं, इन सेल्स में एक खास लाल कलर के सेल्स होते हैं जिनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इन रेड ब्लड सेल्स में एक लाल कलर का पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। आपके खून में सेल्स, कई सारे सेल्स, उनमें एक आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इन रेड ब्लड सेल्स में एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है जिससे आपका रेड ब्लड सेल रेड हुआ है, और ये हीमोग्लोबिन आपकी गैसेस ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। अब आपके रेड ब्लड सेल्स के इस हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आपको एक मिनरल की जरूरत होती है, उसका नाम है आयरन। आप खाने से आयरन खाएं, आपकी बॉडी में अगर आयरन की कोई कमी नहीं है तो आपके रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन बनेगा, आपके रेड ब्लड सेल्स फंक्शनल होंगे, अच्छे होंगे, काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी हो जाए तो अब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा या कम बन पाएगा। तो अब जिन रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन बन गया वो फंक्शनल है, जिनमें सही नहीं बना वो बेकार रेड ब्लड सेल है। तो आयरन की कमी की वजह से आपके जिस्म में काम के जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिनमें प्रॉपर हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है। इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। आयरन खाएंगे, आपके रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होगा, आपके रेड ब्लड सेल्स सही होंगे। आयरन नहीं खाएंगे, आपके बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स का हीमोग्लोबिन बेकार होगा, नॉन फंक्शनल होगा, तो वो रेड ब्लड सेल्स बेकार, और आपके जिस्म में सिर्फ फंक्शनल रेड ब्लड सेल्स बहुत कम होते हैं। दैट इज कॉल्ड द एनीमिया। इसमें इंसान काफी ज्यादा कम हो जाता है, उसके जिस्म में ऑक्सीजन की काफी सारी सप्लाई जो है वो मुतासिर हो जाती है। अब बात करते हैं बच्चों, माल न्यूट्रिशन का टॉपिक हो गया, हमने माल न्यूट्रिशन पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ ली, उसका सोशल इफेक्ट पढ़ लिया, उसका बॉडी पे इफेक्ट पढ़ लिया। फिर हमने प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन देखा कैसा होता है, कौन से डिसऑर्डर होता है। एनर्जी के माल न्यूट्रिशन से कौन से डिसऑर्डर होते हैं, मिनरल्स के माल न्यूट्रिशन से कौन से डिसऑर्डर होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, एनिमल के न्यूट्रिशन की बात करेंगे। बच्चों इस चैप्टर के शुरू के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है, यानी जितने भी एनिमल्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस से नहीं बना सकते। इनकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, कीमोसिंथेसिस नहीं हो सकता, सो ये अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को नहीं बना सकते। फिर ये अपने एनवायरनमेंट से फूड को हासिल करते हैं, फूड खाते हैं, और फिर फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है और यूं इनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस कीमोसिंथेसिस नहीं हो रहा, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं बन रहा है, जो एनवायरनमेंट से फूड हासिल करते हैं, फिर इन फूड में से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेटरोट्रॉप कहा जाता है। एनिमल्स हेटरोट्रॉप होते हैं। अब बच्चों एनिमल्स जो हैं हेटरोट्रॉप होते हैं, इस एतबार से इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं, इनके न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासाइटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने खाने को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते, बीमार कर देते हैं। ऐसे एनिमल्स जो किसी दूसरे से अपना फूड हासिल करें और उसको नुकसान पहुंचाएं, उन्हें पैरासाइटिक एनिमल्स कहा जाता है, और इस तरह का न्यूट्रिशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे लीच होता है, मॉस्किटो होते हैं, टेप वॉर्म्स होते हैं, ये पैरासाइटिक एनिमल्स हैं। ये किसी दूसरे एनिमल से अपना फूड हासिल करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें बीमारियों की वजह बनती है। पर जो दूसरे ये जो पैरासाइट होते हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट, एक कहलाते हैं एंडोपैरासाइट। ऐसे पैरासाइट जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बाहर रहकर ही अपना फूड हासिल करें उन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो। और फिर कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके बॉडी के अंदर से अपना फूड हासिल करते हैं, उन्हें एंडोपैरासाइट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ये टेपवर्म हमारे इंटेस्टाइन तक चला जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, अपना खाना हासिल करता है, तो ये एंडोपैरासाइट हो जाते हैं। अब दूसरी टाइप जो होती है वो है सेप्रोफाइटिक एनिमल्स। इनका जो न्यूट्रिशन होगा वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो किसी
डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल करेंगे। कोई डेड चीज होगी, कोई डेड प्लांट, कोई डेड एनिमल्स, उसमें से ये अपना फूड लेते हैं। और कैसे लेते हैं जी, इसका तरीकेकार जरा कैसा होता है। ये अपनी बॉडी से इंजाइम्स बना के रिलीज करते हैं। जो फूड होगा वो जिस्म से बाहर ही डाइजेस्ट हो जाएगा, और अब डाइजेस्टेड फूड जो है ये उसको एब्सॉर्ब करते हैं। ऐसा तरीका होगा है। तो ऐसे एनिमल्स जो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे आते हैं, अपनी बॉडी से इंजाइम रिलीज करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो फूड मॉलिक्यूल्स होंगे वो टूट जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, और अब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे ये एनिमल्स उनको एब्सॉर्ब करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम सेप्रोफाइटिक एनिमल्स कहते हैं। और इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया और फंगस का मूड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक होता है। ये दोनों सेप्रोफाइट कहलाते हैं। और बच्चों थर्ड टाइप का मूड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक कहलाता है। ये और जिनमें होगा वो होलोजोइक एनिमल्स होंगे। इस मूड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपने फूड को कैसे हासिल करेंगे, पहले वो फूड लेंगे और खा जाएंगे। अब फूड इनकी बॉडी के अंदर आ गया, और अब बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होगा, फूड बॉडी के अंदर टूटेगा। सेप्रोफाइट में क्या हो रहा था, एंजाइम रिलीज करके सेप्रोफाइटिक एनिमल्स बॉडी के बाहर ही फूड को डाइजेस्ट कर रहे थे, फूड को तोड़ रहे थे। ये उल्टा काम कर रहा है। ये पहले फूड को अंदर ले आते हैं, खा जाते हैं, बॉडी के अंदर फूड आ जाता है, और जो फूड की डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होती है। ऐसे एनिमल्स होलोजोइक एनिमल्स कहलाते हैं। और ऐसा मूड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे फ्रॉग, गाय, कुत्ता, घोड़ा, गधा, इंसान, परिंदे, इन सब का होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। आप हमें देख लें, हम पूरा फूड लेते हैं, खा जाते हैं, फिर हमारी बॉडी के अंदर वो फूड डाइजेस्ट होता है, हमारी बॉडी के अंदर वो फूड ब्रेक होता है। अब होलोजोइक की कुछ कैटेगरीज होती हैं। एक हर्बीवोरस, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट को फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी पौधों को या पौधों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फल फूल, उनको खाते हैं, गाय, बकरा, डियर वगैरह। दूसरे कार्निवोरस, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल को यानी किसी गोश्त की सूरत में अपने फूड को हासिल करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चील। ओमनिवोरस, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, दोनों को एज अ फूड यूज करते हैं। इनमें हम भी आ जाते हैं, कॉकरोच। तो ये था मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आपने देखा कि एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स हेटरोट्रॉप होते हैं, खाने को अपनी बॉडी में नहीं बना सकते, बाहर से हासिल करते हैं। एनिमल्स का जो हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 3 कैटेगरी का है। अगर एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल से खाना हासिल करके उसको बीमार कर रहे हैं तो आप कहेंगे ये पैरासाइटिक है। अगर एनिमल किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर के फूड मॉलिक्यूल्स को पहले तोड़ देता है, डाइजेस्ट कर देता है, और फिर उन फूड मॉलिक्यूल्स को खा जाता है, तो आप कहेंगे ये मूड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक है। और अगर एनिमल पहले फूड खा लेता है और फूड बॉडी के अंदर ब्रेक होता है तो आप उसको होलोजोइक कहते हैं। ये था बच्चों आज का लेक्चर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।